नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। गेहूं पर 10% लगेगा आयात शुल्क। देश भर के आईएएस अब लखनऊ में सीखेंगे खेती के गुण। चीनी मिलों पर होगी सख्त कार्रवाई। गेहूं बीज पर भी सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में। मजबूत होंगे कृषि विज्ञान केंद्र। किसानों के लिए 3 नए पोर्टल जारी। और मत्स्य बीज उत्पादन के लिए मिलेगा बैंक कर्ज। अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकार ने गेहूं पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो मार्च 2016 तक लागू रहेगी। इसमें इस जिन्स से आयात पर अंकुश लगने तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े अपेक्षाकृत हल्की गुणवत्ता वाले गेहूं की निकासी तेज होने की उम्मीद है। फिलहाल गेहूं पर कोई आयात शुल्क नहीं था। लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सीमा में यूपी कैडर के 2014 बैच के 16 आईएएस अधिकारी 3 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस तरह के किसी बैच की ये पहली ट्रेनिंग होगी। इससे पहले संस्थान में कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर किसान व कृषि स्नातकों को ही खेती किसानी की ट्रेनिंग दी जाती रही है। इस ट्रेनिंग के बाद 31 अगस्त से प्रदेश के 40 पीसीएस अफसर भी इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस ट्रेनिंग में आईएएस अधिकारियों को कृषि उत्पादन की चुनौतियों के साथ साथ इसमें व्याप्त संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश सरकार अब उन चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी जिन्होंने बीते पेराई सत्र में किसानों से लिए गन्ने का अब तक बहुत कम भुगतान किया है। ऐसी मिलों और समूहों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराने से लेकर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। बताते चलें कि निजी क्षेत्र की करीब 15 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने बीते पेराई सत्र में किसानों से लिए गन्ने के एवज में उन्हें अब तक बहुत कम भुगतान किया है। प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर बीते पेराई सत्र का अभी तक कुल 7,288.70 करोड़ रुपया बाकी है। खरीफ में संकर बीज वितरण में सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजने की योजना के तहत रबी में गेहूं बीज भी बांटा जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश में अगस्त से इस योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी के साथ ही बीज वितरण घोटालों पर अंकुश लगाने की तैयारी है। पारदर्शी किसान सेवा योजना लागू कर सब्सिडी के खेल में धांधली रोकने के प्रयास में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी गाइडलाइन में कृषि यंत्र, बीज, खाद व कीटनाशक दवा में मिलने वाला अनुदान सीधे बैंक खाते में जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता नए केंद्रों को खोलने के बजाय वर्तमान केंद्रों को आधुनिक बनाने की है। इनमें सुधार लाने के लिए सरकार सबसे पहले उनका बुनियादी ढांचा मजबूत बनाएगी। प्रशिक्षित व कुशल मानव संसाधनों की नियुक्ति कराई जाएगी। इमारतें, संसाधन, पर्याप्त भूमि, नलकूप, ट्रैक्टर, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए जीपें, मोटरसाइकिल व अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही खेती के सभी जरूरी आधुनिक उपकरण, पावर आपूर्ति व सौर ऊर्जा के साधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इन केंद्रों पर खरीफ व रबी सीजन से पहले स्थानीय किसानों के साथ विचार विमर्श के लिए सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये पोर्टल जैविक खेती के सर्टिफिकेशन, मिट्टी की सेहत की जांच से जुड़े रजिस्ट्रेशन और फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी को परखने के काम को आसान बनाएंगे। ये सभी पोर्टल्स अभी अंग्रेजी में हैं और जल्द ही इन्हें हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी मुहैया कराया जाएगा। इन पोर्टल से जहां किसानों को कई जानकारियां मिलेंगी, वहीं उनकी दिक्कतें भी दूर होंगी। प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बैंक से ऋण दिलाने का निर्णय लिया है। 10 लाख फ्राई क्षमता की मिनी हैचरियों की स्थापना के लिए 12 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से मत्स्य बीज उत्पादन के लिए ऋण पर 10% की दर से अधिकतम 1.20 लाख रुपयों का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, तेज बारिश से बचाने के लिए धान के खेतों की मजबूती से मेड़बंदी कर दें ताकि मेड़ें टूटने ना पाएं। जिन खेतों में धान की पछैती किस्म की रोपाई की गई है, उन्हें ध्यान से देख लें और जिन जगहों के पौधे मर गए हों, वहां नए पौधे दोबारा रोप दें।
अगर धान के खेतों में नील हरित शैवाल मौजूद हों तो उनमें पानी का स्तर करीब 5 सेंटीमीटर बनाए रखें। मक्के की फसल को पत्ती लपेटक कीट से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। मक्के में नरमंजरी निकलते समय नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए 80 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मूंगफली के खेतों में खरपतवार ना पनपने दें। अगर खेत में दीमक का असर नजर आए तो क्लोरोपाइरीफास दवा का इस्तेमाल करें। बाजरे के खेतों में निराई गुड़ाई करें। खेत में जिन जगहों के पौधे मर गए हों वहां उसी किस्म के दूसरे पौधे लगा दें। अरहर के खेतों का मुआयना करें। अगर बारिश का पानी खेत में रुक रहा हो तो उसे निकालने का इंतजाम करें। निराई गुड़ाई करके खेतों से खरपतवार निकाल दें। उड़द और मूंग की जल्द पकने वाली किस्मों की बुआई करें। मिर्च की फसल को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए इंडोफिल 45 दवा का इस्तेमाल करें। सभी फलों के बागों में पेड़ों की थालों की ठीक से सफाई करें। उनमें से पत्तियां व अन्य फालतू चीजें निकाल दें। बारिश की वजह से मुर्गी शेड के बिछावन में नमी आने के प्रति सतर्क रहें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1380 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1375 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1315 रुपए, हरदोई की मंडी में 1370 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2130 रुपए, लखीमपुर में 2130 रुपए, फैजाबाद में 2080 रुपए, हरदोई में 2180 रुपए और शाहजहांपुर में 2040 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1465 रुपए, लखीमपुर में 1480 रुपए, फैजाबाद में 1440 रुपए, हरदोई में 1400 रुपए और शाहजहांपुर में 1405 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6500 रुपए, लखीमपुर में 6480 रुपए, हरदोई में 6500 रुपए और शाहजहांपुर में 6830 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द लखनऊ में 7520 रुपए, फैजाबाद में 6810 रुपए, हरदोई में 7200 रुपए और शाहजहांपुर में 7165 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 4850 रुपए, लखीमपुर में 4850 रुपए, फैजाबाद में 5200 रुपए, हरदोई में 4500 रुपए और शाहजहांपुर में 4845 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3390 रुपए, लखीमपुर में 3270 रुपए, फैजाबाद में 3450 रुपए, हरदोई में 2640 रुपए और शाहजहांपुर में 2680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 850 रुपए, लखीमपुर में 740 रुपए, फैजाबाद में 630 रुपए, हरदोई में 690 रुपए और शाहजहांपुर में 790 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1700 रुपए, लखीमपुर में 2000 रुपए, फैजाबाद में 1400 रुपए, हरदोई में 1800 रुपए और शाहजहांपुर में 1960 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 2600 रुपए, लखीमपुर में 2530 रुपए, फैजाबाद में 3500 रुपए, हरदोई में 2750 रुपए और शाहजहांपुर में 2650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 900 रुपए, लखीमपुर में 885 रुपए, फैजाबाद में 650 रुपए और शाहजहांपुर में 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है।
तो हरकू भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, टेंशन बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, अगर हम परंपरागत खेती के साथ साथ व्यावसायिक खेती करते हैं तो ये हमारी जो आय है उसमें वृद्धि होती है। इस समय की अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु में जो फूलों की खेती है वो कम समय में, कम लागत में अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RS कटियार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूँ कि अगर वर्षा ऋतु में हमारे जो किसान भाई हैं वो फूलों की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें और कौन कौन से फूल हैं जिनकी वो खेती कर सकते हैं? फूलों का दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बिना फूलों से पूर्ण नहीं होते। नर से नारायण तक फूल से प्रसन्न होते हैं। अगर हम फूलों की वर्षा ऋतु की बात करें तो हमारे बहुत से ऐसे यानी पौधे हैं जिनकी किसान भाई बहुत सी कम लागत से खेती करते हैं। सबसे पहले हम यानी खेती की बात करेंगे गेंदा की, उसके बाद गुलदावदी है, ग्लाडिया है, गम्फ्राइना है, बालसम है, जो वर्षा ऋतु में कम लागत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अगर थोड़ा सा अपने में खेती करने में परिवर्तन करें तो कम लागत से और थोड़े से क्षेत्रफल में अपने दैनिक जीवन मतलब इस स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। हम बात करते हैं गेंदा की। गेंदा मतलब जो एक सामान्य फसल है और किसान भाई अच्छी तरह से जानते होंगे कि गेंदे का मतलब जो पौधा है उस हिसाब से परिचित हैं। हम ये भी बता दें किसान भाई फूलों की खेती दो तरह से होती है, एक कट फ्लावर के रूप में, एक लूज फ्लावर में। लूज में छुट्टा फूल की तरफ से। छुट्टा फूल जो है केवल गेंदा ऐसी एक फसल है जो हमारे जो छुट्टा फूल की ज़रूरत हो, चाहे माला बनाना हो, चाहे ऐसे करना हो, मतलब लरी बनाना हो, 80% मतलब 80% केवल गेंदा से पूर्ति होती है। लेकिन किसान भाई अगर खेती करने जा रहे हैं तो किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा कहाँ स्थित है, बाजार व्यवस्था क्या है, मतलब थोड़ा सा सोच के खेती करें। गेंदा दो तरह से होता है, एक तो जो मतलब बोलचाल भाषा में हजारा गेंदा कहलाता है और दूसरा जाफरी। अगर उसको हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो
एक फ्रेंच मेरीगोल्ड और अफ्रीकन मेरीगोल्ड। ज़्यादातर किसान भाई अगर खेती करें व्यवसायिक दृष्टि से तो फ्रेंच मेरीगोल्ड, जिसको हम जाफरी गेंदा कहते हैं, उसी का ज़्यादातर उपयोग होता है, क्योंकि हजारा गेंदा बड़ा फूल होने की वजह से यानी बाज़ार में उतनी पैसे की कीमत नहीं मिल पाती है। तो इस बात का चुनाव करने पहले, खेती करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम कौन सी वैरायटी का यानी चयन करें। यानी किस क्षेत्र में रह रहे हैं, किस चीज की ज्यादा उपयोगिता है, उस तरह के उस उपयोगिता करें कि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट यानी उत्पादन है वो बाजार में सही भाव बिक जाएगा। मतलब उसकी आवश्यकता तो रहती है, लेकिन बाजार से अगर बहुत दूर है तो भी थोड़ा सा प्रभावित करता है। अगर बुआई करना है गेंदे की, अगर बुआई करना चाहते हैं तो उस समय क्या है और क्या क्या बातें ध्यान रखें? वैसे तो गेंदा की साल भर बुआई कर सकते हैं, लेकिन बरसात में अगर जो मुख्य फसल है, ये मुख्य फसल का सीजन है, हम अगर जुलाई और 15 अगस्त तक यानी उसका बीज की बुआई कर दें तो हमारा जो फूल है वो 80-90 दिन के बाद मतलब नवंबर दिसंबर में जरूर मिलने लगता है, जो कि मुख्य फसल का है। वैरायटी का आता जहाँ तक होता है, जो अगर बाजार के अनुसार दो ही यानी प्रजातियाँ ज़्यादातर मुख्य पाई गई, जो पूसा नारंगी और पूसा बसंती। उसके अनुसार कलर के अनुसार मतलब देख लें, बसंती थोड़ा हल्का पीला होता है और नारंगी जो पूसा नारंगी वैरायटी है वो बिल्कुल नारंगी का कलर की होती है, इसीलिए उसका नाम नारंगी किया गया। और बाजार में इन दोनों प्रजातियों के जो पुष्प हैं अच्छी मतलब यानी कीमत पर बिकते हैं। जहाँ तक बुआई का और उसका बात है, बोने का अच्छा समय चल रहा है गेंदा का, और बीज दर जो है 600 से 800 ग्राम पर हेक्टेयर की बीज की ज़रूरत पड़ती है। बोने से सावधानी रखना है किसान भाइयों को, बहुत महत्वपूर्ण यानी बात है कि हम जो भी नर्सरी तैयार करें एक रेज जगह पर, मतलब रेज मतलब थोड़ी सी जमीन यानी सतह से उठी होनी चाहिए, कम से कम 15 सेंटीमीटर। सीड बेड बना लें, उसको बीज सैया कहते हैं, यानी चौड़ाई उसकी 1 मीटर या 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और लंबाई इच्छा अनुसार यानी 4-5 मीटर 6 मीटर जितना भी रखें, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा ना रखें। सीड को बोने के लिए प्रॉपर सीड डाल दें, और जो मिक्सचर बनाया है आपने जहाँ सीड बेड पर, वो मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट निकाल दें और सीड बिखेर दें मतलब सीड बेड पे, और फिर उसको सीड डाल के उसको ढक दें। ढकने के बाद फिर जो भी पुआल या यानी घास जो भी उपलब्ध है उससे ढक दें। अब ढकने का कारण या ज़मीन से उठने का कारण किसान भाई इसलिए क्या करना पड़ता है कि उसमें अगर कोई पानी रुक गया तो यानी जो बीमारियां हैं जल्दी ही पौध खत्म हो जाती है। सबसे समस्या ये होती है कि अगर मान लीजिए आपने ज़मीन सतह पर बो दिया और पानी लगाते समय वो सीड बहुत हल्का होता है तो शायद इकट्ठा हो जाए, तो इसलिए उस पर घास फूस डाल के हल्की सिंचाई करते हैं और 3 दिन के बाद उसको फूस को हटा देते हैं जो भी पुआल या ऐसा डाल रखा है। तो आपकी नर्सरी लगभग 30 से 35 दिन के बाद लगाने लायक हो जाएगी। इसके बाद 40 खेत तैयार है, जहां अपनी इच्छा अनुसार यानी क्यारी और सिंचाई की यानी व्यवस्था है, उस हिसाब से क्यारी बना ले। 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर आप यानी उसकी यानी प्लांटिंग मतलब रोपण कार्य कर सकते हैं। किसान भाई अगर कोशिश करें कि रोपाई शाम समय करें, मतलब दोपहर के बाद करें, तो लगभग कितने दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है? फसल जो तैयार होने का है लगाने के हमारे 60 से 70 दिन में फ्लावर आ जाते हैं। मतलब टोटल अगर हम बुआई के दें तो 90 दिन में फ्लावर यानी पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ध्यान रखने की बात है कि अगर हमने लगा दिया है और तो 10-15 दिन 15-20 दिन के बाद यानी रोपण के 15 दिन में पिंचिंग एक मुख्य क्रिया होती है। पिंचिंग उसको ऊपर की जो बड है उसको तोड़ना बहुत जरूरी, उसमें शाखाएं बढ़ जाती हैं जिससे आपको उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर पिंचिंग नहीं कर पाते हैं तो उत्पादन में कमी आ सकती है, क्योंकि पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं मतलब यानी बिना पिंचिंग से भी करते हैं, लेकिन अगर फसल को अच्छे उत्पादन लेना है तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी। जहाँ तक 2.5-3 महीने के जो दौरान जो फसल उत्पादन है उसमें जो उर्वरक प्रबंधन करना है वो उस पर क्या ध्यान देना चाहिए? उर्वरक प्रबंधन की बात जहाँ तक बात है, किसान भाई ध्यान रखें कि अब जो गैर परंपरागत फसलें जो भी हैं जो फूलों वाली, उसमें ज़्यादा यानी NPK की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसान भाई कोई भी फसल करते हैं तो अगर जिसमें लागत कम हो जाए तो यानी अपने आप आय ज़्यादा हो जाती है। एक टॉप ड्रेसिंग अगर करना चाहते हैं तो अगर शुरू में गोबर की खाद डाली गई है, कोई भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट किसका प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे शोध कार्यों से भी ये पता चला है कि अगर हम NPK ज़्यादा डाल देते हैं, मतलब
यानी उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो फ्लावर में जो चमकीलापन और जो यानी एक ड्यूरेबिलिटी, मतलब यानी फूल कितने दिन तक अच्छी तरह से उसमें चमक रहती है, तो उसका भी प्रभाव देखा गया। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि बायो फर्टिलाइजर खाद, जो गोबर की खाद या FYM जो भी खाद मिले वो जैविक खादों का प्रयोग करें। तो एक बार टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। हाँ, एक बार टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो रिकमेंडेशन है 40 से 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर दो स्ट्रीम में डाल सकते हैं। एक मतलब लगाने के 20 दिन बाद और एक 20 दिन बाद फिर से लगा सकते हैं। अगर गुलदाउदी और बालसम की बात करें तो उसमें गुलदाउदी का मुख्य समय इस समय चल रहा है। अगर किसान भाइयों ने पहले कुछ से लगा रखा है तो उसमें कुछ वेराइटियां हैं जो कि कट फ्लावर के रूप में बहुत अच्छा पैसा दे सकती हैं। मतलब उसको कमर्शियली यानी उसका यानी प्लांटिंग 50 से, अगर पौध इस समय तैयार करना, कटिंग से पौधा तैयार होता है, उसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी प्लांट टू प्लांट और यानी लाइन टू लाइन 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पौधा बड़ा होता है। जहाँ तक रही यानी उत्पादन अच्छा मिल सकता है। तो बालसम की बात है, बालसम एक सीड से ही तैयार होता है पौधा, और तैयार करके इसकी 25 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर यानी पौधा यानी लगा सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि मतलब गेंदे से भी थोड़ा सा ये सेंसिटिव, मतलब एक क्रॉप फसल है जो पानी से भरना नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात सीजन में अगर एक दिन भी पानी इसमें बालसम में रुक गया तो पौधा मर सकता है। तो इसका विशेष ध्यान कि या तो स्लोपी लैंड हो या मतलब यानी जहाँ पानी जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक रही खाद, और उसके बाद इसमें भी हम वही कहेंगे कि खाद का ही प्रयोग करें, उर्वरक का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि उर्वरक डालने से जो भी आप NPK डालेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उससे फसल में थोड़ा सा यानी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कोशिश ये करें कि नाइट्रोजन कम से कम दें, फ्लावर में अच्छा उत्पादन होगा, फूल अच्छी यानी क्वालिटी का होगा और खूब होगा। ऐसा नहीं है कि हम खाद नहीं डालेंगे तो नहीं, लेकिन खाद जो भी प्रयोग करें, मतलब खाद उर्वरक का प्रयोग कम से कम। बाजार में बहुत से उर्वरक यानी जैव उर्वरक उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि वर्षा ऋतु में चूंकि अभी समय चल रहा है और बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखे किसान भाई, ताकि कम समय में और कम लागत में बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर सके। इन सभी जानकारियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, निश्चित तौर पर अभी समय चल रहा है, आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें और आपके जो पास खाली खेत है उसमें आप अगर गेंदा है, गुलदाउदी या बालसम अगर आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है परंपरागत खेती के साथ जो है व्यावसायिक स्तर पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करके आप अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।